सुपरमैन और लोइस प्रीमियर ईस्टर एग जीएस देखो ऊपर आकाश में, यह एक पक्षी है, यह एक विमान है, यह चतुर गहरी कटौती और मजेदार संदर्भों का एक गुच्छा है। न केवल सुपरमैन और लोइस प्रीमियर एपिसोड ने एक भावनात्मक कहानी और एक मनोरम रहस्य की स्थापना की, जो इस पदार्पण सीजन को दिलचस्प दिशाओं में चलाने का वादा करता है, लेकिन इसमें कई ईस्टर एग जीएस भी शामिल हैं जो सुपरमैन इतिहास के पहलुओं से परिचित थे। आप उन्हें याद किया, चिंता न करें, हमने आपके लिए उन सभी को गोल किया है। ईस्टर एग जीएस आप सुपरमैन और लोइस प्रीमियर इवेंट के दौरान देखा जा सकता है या नहीं। सुपरमैन के करियर के शुरुआती दिनों में एक फ्लैशबैक के दौरान मैन ऑफ स्टील को क्लासिक फ्रीजर सुपरमैन कार्टून से एक पोशाक के समान देखा जाता है। इन 1940 के दशक के युग में एनिमेटेड शॉर्ट्स ने उद्योग में क्रांति ला दी और सुपरमैन मिथोस का एक प्रतिष्ठित हिस्सा बन गया। जैसा कि फ्लीचर के कपड़े पहने सुपरमैन ने पीटी क्रूजर सेट किया है कि वह सिर्फ कुछ कयामत से बचा है। दृश्य का नामकरण एक्शन कॉमिक्स 1 के मैन की याद दिलाता है। मैन ऑफ स्टील की शुरुआत बेशक उस विशेष कार को उतनी देखभाल के साथ नहीं संभाला गया था। फ्लैचर सूट की बात करते हुए सुपरमैन एक प्रशंसनीय प्रशंसक को बताता है कि उसकी मां ने उसके लिए इसे बनाया था। 1986 के द मैन ऑफ स्टील 1 से लेकर टेलीविजन सीरीज लोइस एंड क्लार्क द न्यू एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन तक मार्था कैंट सुपरमैन सूट की सिलाई करते हुए कई अवतारों में पौराणिक कथाओं का हिस्सा रही हैं। हालांकि यह दृश्य उस पर अधिक ध्यान नहीं देता है। पेरी वाइट वह है जो क्लार्क कैंट से लोइस लेन का परिचय देता है। 1940 से ग्रुप लेकिन प्यारा संपादक सुपरमैन की सहायक कलाकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। 1940 के सुपरमैन 7 में कॉमिक्स की शुरुआत करने से पहले सुपरमैन रेडियो श्रृंखला में पहली बार दिखाई दिया। लोइस लेन में एक पूर्व एथलीट स्टीव लॉम्बार्ड का उल्लेख है, जो डेली प्लेनेट स्पोर्ट्स रिपोर्टर बन गए। लॉम्बार्ड एक अपर्याप्त सहकर्मी है जो क्लार्क कैंट को एक कठिन समय देना पसंद करता है। उसी बातचीत के दौरान लोइस मेट्रोपोलिस मेटेयर्स का उल्लेख करता है, एक समर्थक फुटबॉल टीम जो लॉम्बार्ड एक बार खेलती थी। लॉम्बार्ड और उल्का दोनों को 1973 के सुपरमैन 264 में पेश किया गया था। जॉनथन और जॉर्डन दोनों का नाम क्लार्क के दो पिताओं को श्रद्धांजलि में रखा गया है। जॉनथन का नाम जॉनथन कैंट क्लार्क के दत्तक पिता के नाम पर है, जबकि जॉर्डन का नाम क्लार्क के जैविक पिता जोरेल को श्रद्धांजलि में दिया गया है। नामों की पसंद तब और भी दिलचस्प हो जाती है जब यह पता चलता है कि जॉर्डन वह था जिसे अपने पिता की शक्तियां विरासत में मिली थीं। सुपरमैन के करियर के असेंबल के दौरान लोइस एक टेलीविजन द्वारा चलता है जिसमें मैन ऑफ स्टील को एस केमिकल्स पर संकट के बारे में बताया गया है। यह कुख्यात रासायनिक संयंत्र जोकर की उत्पत्ति का स्थल है और बैटमैन द किलिंग जोक में पहली बार नामित किया गया था। इस एपिसोड के दौरान लोइस और उसके पिता जनरल लेन दोनों ने सुपरमैन को लघु सिग्नल डिवाइस के साथ बुलाया। यह सिग्नल वॉच का एक आधुनिक संस्करण प्रतीत होता है जिसे जिमी ओल्सेन ने सुपरमैन को सिल्वर एज में वापस बुलाने के लिए इस्तेमाल किया था। यह आसान सोर्स डिवाइस पहली बार सुपरमैन के पाल जिमी ओल्सेन 1 में दिखाई दिया। जॉर्डन इनजस्टिस 2 खेल रहा है। डीसी यूनिवर्स के भीतर लोकप्रिय लर्ड गेम सेट है। यह जॉर्डन और उसके पिता के बीच पायलट के लिए एक महान क्षण बनाता है, लेकिन यह बहुत सारे सवाल भी उठाता है। क्या जॉर्डन को इस बात का एहसास है कि उसके पिता ने पागल होने से पहले अपनी मां की हत्या कर दी है? आदमी मानो गरीब बच्चा पर्याप्त मनोवैज्ञानिक सामान नहीं ले जा रहा हो। क्या आपने क्लार्क पर नाम पकड़ा था जबकि क्लार्क फोन पर था? डॉक्टर डोनर 1978 सुपरमैन फिल्म के निर्देशक रिचर्ड डोनर का संदर्भ है। सीगल और शस्टर वहां पर हैं, साथ ही जेरी सीगल और सुपरमैन के सह रचनाकारों जो शस्टर को भी श्रद्धांजलि। अगली सुबह डॉक्टर रीव नाम बोर्ड पर लिखा गया है, जो क्रिस्टोफर रीव के संदर्भ में है, जो प्रतिष्ठित अभिनेता है जो सुपरमैन को सुपरमैन, सुपरमैन द्वितीय, सुपरमैन 3 और सुपरमैन एव द क्वेस्ट फॉर पीस में लाया गया है। जब लोइस और क्लार्क डेली प्लेनेट में आते हैं तो वे मैक्स मेनकेन द्वारा अभिवादन करते हैं, जो 1966 के ब्रॉडवे म्यूजिकल इट्स ए बर्ड इट्स अ प्लेन इट्स सुपरमैन का एक अस्पष्ट चरित्र है। अब यह एक गहरी कटौती नहीं है। क्लार्क को सैमुअल फॉस्वेल, एक दैनिक गृह संपादक द्वारा निकाल दिया गया है, जिसने 1990 में सुपरमैन 51 में पेरी वाइट को अस्थायी रूप से बदल दिया था। अपने टेलीविजन समकक्ष की तरह फॉस्वेल का हास्य संस्करण छंटनी के साथ थोड़ा पागल हो गया। मॉर्गन एज इस कड़ी में डेली प्लेनेट खरीदता है, जैसे उसने सुपरमैन के पाल जिमी ओल्सेन 133 में किया था। उनकी कंपनी गैलेक्सी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को सबसे पहले इसी मुद्दे का उल्लेख किया गया था। मार्था कैंट के चिकित्सक डॉक्टर फ्राई हैं, जो कैंट परिवार के चिकित्सक के लिए एक श्रद्धांजलि है जिसका उल्लेख रिचर्ड डोनर की 1978 की सुपरमैन फिल्म में किया गया था। मार्था के जागने के दौरान क्लार्क और लोइस को ब्रैंडन नामक एक व्यक्ति से बात करते हैं। कॉमिक्स में को ब्रैंडन जॉन कैंट के दोस्तों में से एक के दादा थे, जो 2016 के सुपरमैन 2 में पहली बार प्रदर्शित हुए थे। जॉनथन और जॉर्डन को सुपरमैन के सह निर्माता जो शस्टर के नाम पर शुस्टर माइंड्स में अलाव के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब जॉर्डन और जॉनथन क्लार्क के पुराने बेडरूम में हैं, तो दीवार पर एक कौवे का पैंथर देखा जा सकता है। यह स्मॉलविले कौवे के लिए एक संदर्भ है। हाई स्कूल फुटबॉल टीम जो क्लार्क ने स्मॉलविले टेलीविजन श्रृंखला में खेला था।
जब क्लार्क और लाना पुराने समय की याद दिलाते हैं तो वे पीट नाम के किसी व्यक्ति का उल्लेख करते हैं। यंग क्लार्क कैंट ने पहली बार 1961 के सुपरबॉय 86 में पीट रॉस से मुलाकात की और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। संकट के बाद की कॉमिक बुक निरंतरता में पीट रॉस ने लाना लैंग से शादी की। माथा के बारे में लोइस और क्लार्क से बात करते हुए लाना सुपरवुमन शब्द का उपयोग करती हैं। यह लाना के लिए एक दिलचस्प नाम था क्योंकि उन्होंने कॉमिक्स में एक बार सुपरवुमन के रूप में काम किया था, यहाँ तक लगभग 1.5 साल तक अपने ही शीर्षक में अभिनय किया। जब क्लार्क ट्रक को अपने पुत्रों को प्रदर्शित करने के लिए लिफ्ट करता है तो रिचर्ड डोनर की 1978 की सुपरमैन फिल्म में उसी काम को करते हुए अनुक्रम क्लार्क कैंट ने कुछ समय के लिए दर्पण का निर्माण किया। स्ट्रेंजर के साथ सुपरमैन की लड़ाई हडसन न्यूक्लियर पावर प्लांट से शुरू होती है, जो 1978 के फायरस्टॉर्म 1 में फायरस्टॉर्म की उत्पत्ति का स्थल था। सुपरमैन और लोइस लेखकों ने अपने होमवर्क को सुनिश्चित किया। वास्तव में अगर मैं खुद कुछ ईस्टर एग जीएस देने से चूक गया तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। यदि आपको एक अच्छा संदर्भ मिला है जिसे मैंने अनदेखा किया है तो हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं और सुपरमैन और लोइस गाथा में अगले रोमांचक अध्याय के लिए 2 मार्च को ट्यून करना सुनिश्चित करें।